चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आपका सीएलसी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। चलिए आज हम आप लोग को ट्यूशन द्वितीय पुस्तक का तृतीय पाठ अलस कथा के बारे में सरल भाषा में समझाएंगे, उसका अर्थ समझाएंगे और उसके बाद हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न और लघुत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। इससे पहले मैं आप लोग का क्लास में प्रथम पाठ जो था मंगलम, द्वितीय पाठ जो था पाटलिपुत्र वैभव, ये दो पाठ हो गया था। क्लियर? आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड का जो बहुत इंपॉर्टेंट और मजेदार एकदम छोटा कहानी है, जिससे यह ऑब्जेक्टिव प्रश्न बिहार बोर्ड में पूछने का संभावना बनता है। तो चलिए हम लोग बिना विलंब को देर करते हुए शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले जल्द से जल्द इस वीडियो को शेयर करें, जल्द से जल्द दोस्त व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जहां भी भेजना है शेयर कर दीजिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आप मोबाइल खोलें तो मेरा यह क्लास का वीडियो नोटिफिकेशन तुरंत दिखा दे। ठीक है, चलिए जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। आइए हम लोग शुरू करते हैं। बिहार बोर्ड का जो 10th क्लास का जो संस्कृत का जो पुस्तक है, ये संस्कृत चैप्टर 3, नाम है अलस कथा। इसमें दो शब्द है, ठीक है। अलस कथा में दो शब्द है, एक अलस है और एक कथा है। अलस का मतलब होता है आलसियों और कथा की मतलब कहानी। यानी कि इस पाठ के अंतर्गत हम लोग आलसियों व्यक्तियों की कहानी जानेंगे, इसलिए इसका पूरा हेडिंग दिया है अलस कथा। वन शूट में हम लोग वीडियो देख लेंगे। वन शूट का मतलब होता है कि इसके बाद आप लोग को दोबारा कोई वीडियो देखने का जरूरत नहीं है। क्लियर? चलिए आप लोग अब शेयर कर दिए होंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए क्या है बाबू? तृतीय पाठ अलस कथा, आलसियों की कहानी। किनका कहानी? आलसियों की कहानी। आलसियों की कहानी, ठीक है। तो यहां देखेंगे, बढ़िया से समझेंगे। चलिए तृतीय पाठ में कह रहा है अलस कथा, आलसियों की कहानी। आलसियों की कहानी के बारे में हम लोग बढ़िया से जानेंगे कि आलसी क्या होता है और ये आलसी होने से मनुष्य में क्या परेशानी और हानि होती है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले मैं सरल भाषा में मैं आप लोग को समझाना चाहता हूं कि आलसी वे व्यक्ति होते हैं जो समय पर अपना काम को समाप्त नहीं कर पाता। जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से समझना चाहेंगे तो ऐसे समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति जा रहा था, रास्ते में उसे एक वृक्ष मिले और वृक्ष के नीचे सोचा कि मैं बैठ जाता हूँ। बैठने के बाद सोचा कि चलो बैठ ही गया हूँ तो सो जाता हूँ। सोने के बाद बहुत देर तक वो सोता रहा। उधर ही उसी रास्ता से एक पशु कुत्ता जा रहा था और उस पर स्नान कर दिया, फिर भी नहीं हुआ जगह। समझो कितना आलसी है। वैसा व्यक्ति को हम लोग आलसी कहेंगे, जो अपने पेट को भरने के लिए किसी तरह से गुजारा करता है। और यह मनुष्य का एकदम खराब आदत है। कहने का मतलब हुआ कि आलस मनुष्य के शत्रु के समान होता है, दुश्मन के समान होता है, इसे निकाल देना चाहिए। तो आइए पहला पंक्ति में कहता है अयम पाठ विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षा छेति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। कहता है यह पाठ विद्यापति के द्वारा कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ का अंश से लिया गया है। यानी कि सबसे पहला बात इसमें जो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आया, आलस कथा की कहानी का जो लेखक है वह कौन होगा जी? विद्यापति।
विद्यापति। ठीक है, अलस कथा का लेखक हो गए विद्यापति। अब कह रहा है अगला पॉइंट कि अलस कथा कहां से लिया गया है, कहां से लिया गया है, एकदम आराम से समझिए। तो यह जो है पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया है, पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया है, जो पहला पंक्ति में दिया गया था। यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित कथा ग्रंथ है, जो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ का अंश है। ठीक है, तो बताइए जल्दी फटाक से, अलस कथा का लेखक कौन होगा, विद्यापति। अलस कथा कहां से लिया गया है, पुरुष परीक्षा ग्रंथ से। कहां से लिया गया जी, पुरुष परीक्षा ग्रंथ से। आगे समझते हैं। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम कथा रूपेण, पुरुष परीक्षा में जो है ग्रंथ जो लिखा हुआ है वह सरल संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। पुरुष परीक्षा ग्रंथ, कमेंट करो जल्दी, पुरुष परीक्षा ग्रंथ किस भाषा में लिखा हुआ है, जल्दी तो बोलिएगा। पुरुष परीक्षा ग्रंथ जो है सरल संस्कृत भाषा में लिखा हुआ, और वो कैसा ग्रंथ है, कथा रूपेण, मतलब कि कथा के रूप में है, कहानी के रूप में है। विभिन्न नाम मानव गुण नाम महत्व वर्ण्यति, कहता है इस पाठ के अंतर्गत विभिन्न मानव के गुण का महत्व के बारे में वर्णन किया गया। दोषा नाम च निराकार ने शिक्षा दाती, और इस पुरुष परीक्षा ग्रंथ में दोष को निवारण करने के लिए, दोष को हटाने के लिए शिक्षा दिया गया है। किस ग्रंथ में, पुरुष परीक्षा ग्रंथ। क्लियर। अब एक लाइन में बढ़िया से समझ लीजिए क्या कहता है। यह पाठ विद्यापति रचित कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ का अंश विशेष है, जो मैंने बताया पंक्ति के माध्यम से। पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ में मानवीय गुणों का प्रकाश डाला गया है और दोषों को दूर करने की शिक्षा दी गई है। क्लियर। तो यह पहला पैराग्राफ में आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आया, इसमें 3 गो आया, और जल्दी बताइएगा। अलस कथा का लेखक कौन होगा, विद्यापति। अलस कथा कहां से लिया गया है, पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया है। और इस पुरुष परीक्षा ग्रंथ किस भाषा में लिखी गई है, सरल भाषा, सरल संस्कृत भाषा में। इसमें क्या बताया गया है, मानव के दोषों को दूर करने के लिए उपाय बताया गया है, मानव के गुणों के बारे में उपाय बताया गया है। क्लियर। आई होप पहला पैराग्राफ से आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आगे चले, चलिए आगे कहता है क्या कहता है, विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे, विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। अपिच भी और बहुनाम संस्कृत ग्रंथानाम निर्माती, और अनेक प्रकार के, बहुनाम मतलब अनेक प्रकार के संस्कृत ग्रंथ के निर्माता भी विद्यापति राशित इति तस्य विशिष्टा संस्कृत विशेष्य प्रवृत्ता अस्ति। कहता है कि विद्यापति जो थे उनकी विशेषता संस्कृत विषय में भी बहुत है। प्रस्तुत पाठे अलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मक कथा प्रस्तुता विद्यते, नीतिकार अलस्यम निरूपयम मन्यते। कहता है प्रस्तुत पाठ में अर्थात अलस कथा पाठ में हम लोग दोष को निवारण करने के लिए इसमें पढ़ेंगे। और यह कैसा कथा, अलस कथा है, व्यंग्यात्मक। कैसा कथा है, व्यंग्यात्मक। व्यंग्यात्मक का मतलब होता है हंसी मजाक। ठीक है, अलस कथा कैसा कथा है, व्यंग्यात्मक कथा है। क्लियर। जो नीतिकार कहते हैं कि लोग, आलसी लोग जो क्या होते हैं, मनुष्य के शत्रु के समान होते हैं। समझ गए। अब देखेंगे यहाँ पे कहता है विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि और अनेक संस्कृत ग्रंथों के निर्माता भी विद्यापति थे। उनकी विशेषता संस्कृत विषय में भी बहुत है। प्रस्तुत पाठ में आलस्य दोष है, इसे साबित करने के लिए व्यंग्यात्मक कथा प्रस्तुत किया गया है। नीतिकार लोग कहना है कि आलस को शत्रु मानते हैं। नीतिकार जो विद्वान लोग को कहना है कि आलस जो है वो मनुष्य के शत्रु के समान है। क्लियर।
अब इससे जो पैराग्राफ से जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट निकलेगा वह क्या निकला, सबसे पहले कि विद्यापति कैसे कवि हैं, तो मैथिली कवि है। कैसे कवि है, मैथिली कवि है। क्लियर, पहला टाइप का क्वेश्चन निकला। दूसरा, विद्यापति कहाँ के कवि है, तो मिथिला के। कहाँ के, मिथिला के। और मिथिला के रहने वाले लोगों को ही बोला जाता है मैथिली। इसमें क्या बताया गया कि जो अगला, यह कैसा कथा है, अलस कथा कैसा कथा है, तो व्यंग्यात्मक कथा है। कैसा है, व्यंग्यात्मक। कैसा है जी, व्यंग्यात्मक कथा है, व्यंग्यात्मक कथा है। और चौथा इसमें निकला क्या कि नीतिकारों को कहना है कि आलस क्या होता है, शत्रु के समान होते हैं। उसी के समान होते हैं, शत्रु के समान, सम्मान, सम्मान, समान। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े, चलिए। नेक्स्ट कहता है, कहता है आसित मिथिलायम वीरेश्वरो नाम मंत्री। कहता है कि मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था। कौन था, वीरेश्वर। उस मंत्री का नाम क्या था जी, वीरेश्वर। अगला, सच स्वभाव दानशील करुणा कृष्ण सर्वेभ्यो दुर्गत वेयोनार्थेवस्य प्रत्यक्ष हामी च भोजनम दाप्यति तन्मध्यलोशोभ्ये दाप्यति। कहता है आसित मिथिलाय वीरेश्वर, वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था। वह स्वभाव से दानशील और करुणा, दानशील और करुणा था। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वीरेश्वर स्वभाव के कैसे थे, तो इसमें 2 पॉइंट आएगा। पहला है दानशील और दूसरा है करुणा। क्या है, करुणा। दानशील का मतलब होता है वह गरीबों अनाथों को वह दान करते थे, और करुणा का मतलब कि कोई गरीब व्यक्ति है, कोई दुखी व्यक्ति है, तो उसके सामने भी दुखी का व्यवहार करना, ममतामयी। उसके बाद कहता है वीरेश्वर स्वभाव के दानशील और करुणा थे। वह गरीबों को, दुर्गति को, मतलब दुर्गति के मतलब कि वही दुख से पीड़ित व्यक्तियों को वह प्रतिमच्छा भोजनम, भोजन देते थे, और तन में मध्य उसके बाद वस्त्र भी देते थे। यानी वीरेश्वर का काम क्या था, गरीबों और अनाथों को और एवं दुर्गति व्यक्तियों को भोजन देना और वस्त्र भी देना। बहुत दयालु, करुणा, दानशील मंत्री थे। अब यहां देख लीजिए एक लाइन में, मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था। वह स्वभाव से दानी और दयावान था। वह संकटग्रस्ताम तथा अनाथ लोगों को प्रतिदिन इच्छा भर भोजन देता था, और वह आलसियों को भी अन्न वस्त्र देता था। क्लियर, आगे बढ़े, चलिए। इससे जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बना, वो सबसे इंपोर्टेंट क्या है कि मंत्री कौन था, वीरेश्वर। कौन था, वीरेश्वर। और उस वीरेश्वर मंत्री का स्वभाव कैसा था, दानशील और करुणा, दानशील और करुणा। उनका काम क्या था, अनाथों और गरीबों और दुर्गति व्यक्तियों को प्रतिदिन भोजन देना और उसके साथ साथ वस्त्र भी देना। क्लियर, चलिए। आगे कहता है, एक श्लोक है, ध्यान से सुनिए। कहता है निर्गति नाम च सर्वेषामलस प्रमोत्म मत किंचन क्षमते कर्तुं जाटनापि वैना। क्लियर, फिर से एक बार देख लीजिए। निर्गतानां च सर्वेषामलस प्रथमो मत किंचन क्षमते कर्तुं जाटनापि वैना। कहता है कि दुखी मनुष्यों को, दुखी मनुष्यों को जो पहला स्थान जो दिया गया है, किसका, आलसियों का। जो प्रथम स्थान जो है ये किसका है, आलसियों का होता है। और
जो इनका क्षमता जो होता है वह क्या करता है, भूखे रहता है, लेकिन फिर भी कोई काम नहीं करता है। यहाँ पे देखेंगे दुखी मनुष्यों में पहला स्थान आलसियों का होता है। इनका मुख्य सिद्धांत भूखे रहना अच्छा है, लेकिन कोई काम नहीं करना, अर्थात आलसी लोग पेट की आग सह लेते हैं किंतु परिश्रम नहीं करते। पेट की आग का मतलब पेट में भूख जब उत्पन्न होता है तो आलसी व्यक्ति वो अपना पेट को, भूख को मिटा लेते हैं, लेकिन कोई काम नहीं करते। इसीलिए दुनिया में सबसे जो नीच व्यक्ति कहिए वह है आलसी, और उसका दुखी के संख्या में प्रथम स्थान दिया गया। क्लियर? चलिए आगे कहता है, ततलो सर्पुषणम तत्रेश्लाम श्रुत्वा वस्तुन्द्री प्रीमृजास्त्र वर्तली भ्रुवः यत। कहता है इसके बाद आलसी व्यक्ति को वहां खूब धन लाभ सुनकर बहुत से तोंद बड़े बड़े लोग जमा हो गए। क्या कहानी था एक शॉर्ट में हम लोग समझेंगे। जैसे वीरेश्वर का कहना था कि हो मेरी प्रजा में जो भी आलसी व्यक्ति हैं उनको फ्री में भोजन और वस्त्र मिलेंगे, और उन्हीं को मिलेंगे फ्री में भोजन और वस्त्र जो मेरे डायरी यानी कि नोटबुक में नाम दर्ज करवाएगा। तो कौन न चाहे कि बिना परिश्रम किए हुए अगर भूख मिट जाए, तो सबको चाहेगा, है ना। इसलिए असली आलसी के साथ साथ धूर्त लोग यानी कि नकली आलसी भी और प्लस असली आलसी ये दोनों मिलकर वीरेश्वर के नोटबुक में नाम लिखा दिया। क्यों? क्योंकि इसे फ्री में भोजन और वस्त्र मिलेगा। ये प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब वीरेश्वर हिसाब किए तो उन्हें खर्च अत्यधिक मालूम पड़ा। तब देखे उन्होंने क्या किया, इसका कारण क्या है, तो उन्हें समझ में जब आया, प्रजा में जब घूमे तो उन्हें समझ में आया कि लगता है असली आलसी के साथ साथ नकली आलसी अर्थात धूर्त लोग भी शामिल हो गए। जब गांव में परीक्षण किए तो देखे कि गांव में एक बड़ा सा कमरा है और उसी में लोग जाकर भोजन करके आराम करते हैं, बातें करते हैं, कोई सोते हैं, कोई खेलते रहते हैं, कोई टंकी पर हाथों फेरते रहते हैं, कखनी पचे कि हम जाके खींच ले, है ना। और जो लोग वहां आलसियों लोग का ही विश्राम था, इसलिए उसका नाम रखा गया था आलसशाला। क्या नाम था? आलसशाला। आलसियों के रहने का ठिकाना को क्या कहा गया है? आलसशाला। उन्होंने जब देखे कि सभी लोग यहाँ पे जो है असली आलसी नकली आलसी दोनों भी भोजन करके आते हैं और इसी आलसशाला में आराम करते हैं, तो एक दिन की बात है कि वीरेश्वर अपने कर्मचारियों के ले गए और वहां पे तेल छिड़कर बिना किसी को सूचना दिए हुए उस आलसशाला में आग लगा दी। जिस कारण से क्या हुआ कि वहां के व्यक्ति जो नकली आलसी जो थे आग के डरे अपने जान बचाने के लिए वो सिर्फ खाने के चक्कर में वहां बैठा रहता था, लेकिन अब जान के जब बारी आई तो जान बचाने के लिए लोग भागना शुरू कर दिए। और उस आलसशाला का जो गेट था मात्र एक ही गेट था। सभी लोग यहाँ से निकल रहे थे, भाग रहे थे। यहाँ पे वीरेश्वर बैठकर अपना नोटबुक में जो नाम लिखा था असली आलसी नकली आलसी कौन कौन थे, वहां पे जो व्यक्ति आग के डर से भाग रहे थे वो सब धूर्त लोग थे अर्थात नकली आलसी थे। इसलिए उस सब का नाम काटना शुरू किए। नाम करते गया लास्ट में आलसशाला में मात्र 4, जिसको संस्कृत में ऑप्शन में चतवारा भी देगा, 4 व्यक्ति वहां रुक गए। और इस कहानी का मेन जो है यही चारों पर डिपेंड है, यानी असली आलसियों की संख्या 4 है, जिसको संस्कृत में चतवार बोलेंगे। अभी चारों आलसियों का संवाद क्या होता है आग लगने के बाद, मेन यही कहानी का सारांश। तो क्या हुआ था, जब घर में आग लगने के बाद सभी धूर्त लोग भाग गए, मात्र 4 व्यक्ति बैठ गए रहे थे उसी घर में थे, अर्थात 4 आलसियों की संख्या हुई, जिसमें चारों क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछता है कि घर में आग लगने पर चारों आलसियों के बीच में क्या बातचीत हुई। तो जब घर में आग लगा तो घर में आग लगने के बाद भी सभी लोग भाग गए, फिर भी अपना भूख को शांत करने के लिए, पेट को भरने के लिए
इतना कोढ़िया लोग थे कि वह भाग न सका और आपस में आग लगने के बाद बात क्या कर रहा है सुनिए। प्रथम आलसी ने कहता है आग लग रहा, आग लग गया तीनों आलसी से। तो दूसरा आलसी ने बोला कि आग लगने का मुख्य कारण जो है, पहला आलसी ने बोला कि हल्ला हो रहा है, तो दूसरा आलसी ने बोला कि हल्ला होने के कारण आग लगा हुआ है। तब तीसरा सोए हुए था, अपना मुंह से चद्दर हटाते हुए बोला कि आग लगल है तो कौन सी बड़ी बात है, कोई सज्जन पुरुष नहीं है जो भींगी चटाई मुझे उड़ा दे या भींगी कंबल उड़ा दे ताकि मैं सोए रहूं। तो चौथा चद्दर के अंदर से सोए सोए बोल रहा है कि तुम तीनों बहुत बचाल हो, बहुत बोलते हो, हल्ला करते हो, सोना है तो सो, नहीं तो सोने दो। इतना कहकर चारों सो गया। बृहस्पति ये सब दुर्दशा देख रहे थे, उन्हें पूरी तरह से समझ में आ गया कि मेरे प्रजा में ओरिजिनल आलसी की संख्या कितने हैं, 4 है और यही चारों। लास्ट में देखा कि खाने के चक्कर में आपको अपना पेट को पालने के चक्कर में जब आग के द्वारा वो मरने वाला था, आग लगने वाला था, तो बृहस्पति ने दौड़ते हुए जाता है और चारों को बाल पकड़कर यानी केस पकड़कर बाहर खींचते हुए निकालता है और अपने प्रजा में ले जाकर अनाउंस करवाता है कि हमारे प्रजा में ही 4 ओरिजिनल आलसी है, जिन्हीं को प्रतिदिन भोजन और वस्त्र मिलेगा और उन्हीं को बहुत सारा इनाम और नए वस्त्र पहनाकर विदा किया गया था। यही कहानी का मोटा मोटी सारांश है, बाकी हम लोग इस चैप्टर में पढ़कर देख लेते हैं। ठीक है, आगे कहता है स्थिति शौर्य कैमुल्य ही सर्वेषामपि सहते सजाति नामा सुखम दृष्टवा के धावंती जनतव। कहता सुविधाजनक स्थिति को देखकर सभी लोग उसे प्राप्त करना चाहते हैं। कौन ऐसा जीव है जो अपने जाति का सुख देखकर नहीं दौड़ता हो, अर्थात सभी कोई अपने जाति का सुख देखकर आकृष्ट होते हैं। अगर कोई व्यक्ति को, कोई इंसान को सारी सुविधाएं मिल जाए तो वह आदमी आलसी होने से कोई नहीं रोकेगा। जब उसे सभी जो है सुविधाजनक मिल रहा है तो आखिर वह काम क्यों करेगा। तो वही कह रहा है सुविधाजनक स्थिति को देखकर सभी लोग उसे प्राप्त करना चाहेंगे, सबको चाहेंगे कि मुझे बिना काम किए हुए मिल जाए। कौन ऐसा जीव है जो अपने जाति का सुख देखकर नहीं दौड़ता। हर कोई सोचता है कि मेरे ये फलाना जो है सुख में, हम क्यों नहीं है, उसे देखकर वो भी दौड़ता है। सभी कोई अपने जाति का सुख देखकर आकृष्ट होते हैं। सही बात, क्लियर। आगे कहता है पंचादलाशाणम सुखम दृष्टवा धूर्तायपि कित्रिमलाश्यम दर्शयित्वा भोज्यम गृहन्ति तदनन्तराणं सलायां बहुत्रैवं दृष्ट्वा तदनीयोग्र पुरुषेण प्रामणिष्टम एवेव बुद्धिया करुणा केवलम लक्ष्यभ्य स्वामी वस्तुनि दाप्यति कपिनान पुंसापि गृहन्ति इतसे अस्माकं प्रमाद। कहता है बाद में आलसियों का सुख देखकर धूर्त भी बनावटी आलसी दिखाकर भोजन करते थे। मैंने बोला था ना कि असली आलसी के साथ धूर्त लोग अर्थात नकली आलसी भी शामिल हो गया था। कहता है इस बीच आलसियों पर अधिक खर्च देखकर राजपुरुषों के द्वारा विचार किया गया, बुद्धि से हीन पर दया करके स्वामी द्वारा केवल आलसियों को वस्तुएं दी जाती है, कपट से आलसीहीन भी वस्तुएं पाते हैं, यह हमारे आलस्य। बोले कि राजा दरबार में वो लोग सोचे कि नकली असली आलसी के साथ असली आलसी जो शामिल है, उन्हें असली आलसी को जो मिलता है वस्त्र वस्तुएं वो भी प्राप्त कर लेता है। तो ये गलत बात है, इन्हें जांच किया जाए। ठीक है, आगे कहता है यदि भवती तदालु सुकृषणाम परीक्षाम कुर्मयति प्रामिर्ष्य प्रस्मृत्य सालानम तरियोग्न पुरुषा वही दाप्यत्वा निरूप्यामाशु। कहता है इसीलिए उन आलसीहीनों की जांच की जाए, ऐसा विचार कर सोए अवस्था में आलसियों के घर में आग लगाकर जांचा जाता है। मैंने बोला था ना कि आलसियों आलसशाला में जाकर सोए हुए थे, उसी समय अचानक आग लगाकर उसे परीक्षा ली जा रही है कि असली आलसी कौन है और नकली आलसी कौन है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन एक पूछता है कि आलसशाला में आग क्यों लगाई गई, तो आलसियों को परीक्षा लेने के लिए। अगला कहता है पंक्ति
ततो गृहारंगम प्रविधिमग्नि दृष्ट्वा धूर्ता सर्वे पलायिता पश्यति सादलस्यपि पलायिता। कहता है इसके बाद घर में जब आग लगा तो घर में लगे आग को बढ़ते देखकर सभी धूर्त लोग, मतलब नकली आलसी, भाग गए। इसके बाद कुछ आलसी लोग भी भाग गए। ओरिजिनल आलसी जो थे रुक गए, बाकी लोग हैं जो भाग गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहता चत्वार पृष्ठवे सुप्ता पृष्ठे माले पंथी एकेन वस्त्रावृतु इख्योनोक्तम अहो कथमयम कोलाहल द्वितीयोक्तम तर्कते ध्यादिष्मने गृहे अग्निस्त्रिय तीर्थोक्तम को एपि तथा धार्मिको नास्ति ध्यानि जलाद्रेव शोभि कटवे स्मरण प्रायगुणति चतुर्वेनोक्तम है वाचाल कति वचनानि वस्तुतम सत्वनम तुष्णम कथनम तटिस्ति। इस पंक्ति में चार को जो पुरुष जो थे ओरिजिनल आलसी थे और चारों आलसी घर में आग लगने पर क्या बातचीत करते हैं, इस पंक्ति के माध्यम से हम लोग बढ़िया से समझेंगे। आइए हम लोग समझते हैं। कहता है चार व्यक्ति वही सोए थे तथा परस्पर बात कर रहे थे। एक ने कपड़े से मुख ढक कर बोला, अरे हल्ला कैसा? यानी प्रथम आलसी ने बोला हल्ला कैसा। दूसरे ने कहा लगता है कि इस घर में आग लग गई है। दूसरे आलसी ने बोला कि लगता है जिस घर में हम लोग बैठे हुए हैं उस घर में आग लगल है, इसी कारण से हल्ला हो रहा है। तीसरे ने कहा कोई भी ऐसा धार्मिक नहीं है जो इस समय पानी से भीगे वस्त्रों से या चटाई से हम लोगों को ढक दे। तीसरा ने बोला कि कोई सज्जन पुरुष नहीं है कि हम सोए हुए हैं तो हमें कोई भींगी चटाई या भींगी कंबल उड़ा दे ताकि आग ना लगे, मैं सोए रहूं। देख रहे कितना भयानक आलसी है कोड़िया, जान जाएगा लेकिन वो सोएगा। चौथे ने कहा अरे बकबक करने वालों कितनी बातें करते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। चौथा ने बोला कि तुम तीनों बहुत बचाल हो, बहुत बोलते हो, हल्ला करते हो, सोना है तो सो, नहीं तो सोने दो। इतना कहकर वो लोग सोने लगा। क्लियर? आई होप समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। कहता है आगे तत्श्रुतुना शाम्य परस्पर लाभम श्रुत्वा वही च प्रविदे में शाम प्रीपतिशन्ति दृष्ट्वा नियोगी पुरुषे वर्धेन लतित्वारो विपिलिसाह केशवाविकृष्ट गृत्वा गृहाद वही कृतः पश्चिताणलोके तौण योग्य भी पठितम। कहता तब चारों की आपसी बात सुनकर उसके ऊपर फैली हुई आग को देखकर नियोगी पुरुष की मृत्यु होने की भय से चारों आलसियों को बाल पकड़कर खींचते हुए बाहर निकाला गया। तब उन्हें इस प्रकार देखकर नियोगी पुरुष द्वारा कहा गया। जब देखा कि अब ये चारों व्यक्ति ओरिजिनल आलसी यही है जिनके मुख से ये वाणी निकल रही है कि आग लगने के बाद भी ये भाग नहीं रहा है, तो इन्हें वीरेश्वर यानी कि योगी पुरुष कह रहा है, यानी वीरेश्वर ही बाल पकड़कर ये चारों आलसियों को बाहर निकाला। क्लियर? आगे कहता है एक श्लोक है, ध्यान से सुनिए। पतिरेव गति स्त्राणाम बालानाम जननी गति नालसानाम गति कच्चिलो के कारणकम बिना। कहता है स्त्रियों का रक्षक, स्त्रियों का गति पति होता है, बच्चों की रक्षक, बच्चों की गति माँ होती है, लेकिन आलसियों का रक्षक दयावान पुरुष होता है। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है। बोलेगा स्त्री का गति अर्थात स्त्री का रक्षा करने वाला कौन होता है, तो पति। बच्चों की गति करने वाला कौन होता है, माँ। और आलसियों को गति देने वाला, रक्षा करने वाला कौन होता है, दयावान पुरुष। अलावा संसार में और कोई नहीं होता है, दयावान पुरुष के अलावा कोई संसार में नहीं होता। क्लियर? आगे कहता है पछताशु चतुर्विधेषु तत्योपदक्रम वस्तु मंत्री दाप्यामास। कहता है और बाद में उन चारों पहले से भी अधिक वस्तुएं मंत्री द्वारा दी जाने लगी। जब चारों को मालूम चल गया कि हमारे प्रजा में ही चार गो ओरिजिनल आलसी है, तो अपने राज दरबार में ले गया और वहां सबको सामने बोला कि यही मेरे प्रजा में चार आलसी है, और उन्हें पहले से अधिक भोजन भी खिलाया गया, बढ़िया बढ़िया भोजन, और पहले से अत्यधिक वस्त्र भी दिया गया और उन्हें विदा किया गया।
मंत्री द्वारा दिए जाने लगे और भी उसका नियम बन गया। क्लियर? चलिए, ये चैप्टर क्या हो गया? समाप्त। आई होप यह चैप्टर आप लोगों को सरल भाषा में अच्छी तरह से समझ में आई होगी। जिनका दिक्कत परेशानी होंगे वो कमेंट में लिखेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको कोई तकलीफ ना हो, चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है? चलिए, तो जाते जाते एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आप तक के वीडियो आसान से पहुंच करें। शेयर जरूर कर दें। अगले इसी तरह से बने रहिए। अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस क्लास का थ्योरी हुआ है, इसी का अलस कथा का वस्तुनिष्ठ प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आएंगे। फिर उसके बाद चतुर्थ पाठ स्टार्ट होगा। बस जितना कहते उतना उसे पढ़ते जाओ। आप लोग को परीक्षा में क्वेश्चन दम इजी बुझाएगा। लग रहा है कि अरे ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, सारा क्वेश्चन दम मिल रहेगा। ठीक है? कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत। अगले मिलते हैं क्लास में। बाय।